नहीं है और मध्यम मध्यम ढाल है इनमें शिवालिक में। तो ऐसे ढालों पर इसने बोला कि ब्रिटेन की तर्ज पर ही आप जो है चाय की खेती कर सकते हैं। किसकी खेती कर सकते हैं? ये बेटा केवल सुझाव दिया उसने, आपको ध्यान रखना है। चाय जिसको आप क्या कहते हैं? कैमेलिया सिनोंसिस कहते हैं बेटा वैज्ञानिक नाम। यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो इसको कैमेलिया सिनोंसिस कहते हैं। और ये चाय का पौधा जो है ये लेटेराइट मिट्टी के ऊपर सर्वोत्तम मात्रा में पैदा होता है ना। चाय को हम कहते हैं कैमेलिया सिनोंसिस। अच्छे से सुन लेना, हम सारी बातें चाय के ऊपर तैयार करने वाले हैं इसमें। और ये जो है बेटा चाय जो होता है वो मध्यम ढाल वाली जो भूमियां है, बहुत तेज ढाल नहीं चाहिए। लाइक शिवालिक का जो पार्ट है इसके ऊपर ये बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती, बोलो डन है। और फिर इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो लेटेराइट सॉइल होता है। लेटेराइट वो सॉइल होता है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। आप जानते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रेनफॉल शिवालिक के ऊपर होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है बेटा। और इसकी वजह से इन पहाड़ियों के ऊपर जो ऊपरी भाग पर चूने का अंश होता है वो समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर काउलिन नामक तत्व की अधिकता पाई जाती है और जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग सफेद हो जाता है, लेटेराइट मिट्टी का। और इस सफेद रंग की मिट्टी में जहाँ काउलिन सबसे ज्यादा है, चूना खत्म हो गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका पौधा होता है? चाय का। सुनते जाना कायदे से। और चाय जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया सिनोंसिस। और जब हम शाम को अपने पापा को चाय देते हैं, वो थक हार कर ऑफिस से आते हैं, तो इसी चाय में पाया जाता है थीन नाम का उत्तेजक पदार्थ। और पापा बोलते हैं कि अब जान में जान आई, इससे एनर्जी मिलती है। तो चाय में क्या होता है? थीन होता है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है ना। तो इस तरह से ये जो चाय है, इन्होंने बोला बेटा 1824 में कि बड़ी संभावना है भारत में चाय की खेती की। और मुख्यतः शिवालिक की पहाड़ियां जिसमें दार्जिलिंग है, उत्तराखंड है, रानीखेत अल्मोड़ा के भाग है, दक्षिण भारत का जो है पश्चिमी घाट है, ये सब ऐसे क्षेत्र जहाँ ठीक ठाक चाय हो सकती है भारत में। डन है कि नहीं है? ये बेटा केवल सुझाव देकर गया यहाँ से, ठीक है। ये चला गया वापस। इसके बाद इसी को हम आगे, पहले आप सुन लेना। अब क्या हुआ? 1834 की बात है। कब की बात है बेटा? और 1834 में हमारे भारत का अब जो गवर्नर जनरल बना वो 1833 में बना। इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होते थे इसको, जो भारत को चलाता। 1833 में जब गवर्नर जनरल कौन था बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिसने सती प्रथा का एंड किया था, जिसने ठगी प्रथा का एंड किया था। जानते कि नहीं जानते? और जब ये यहाँ का गवर्नर जनरल था तो इसने बेटा कोलकाता में एक चाय कमेटी का गठन किया। भारत में पहली बार चाय समिति बन रही थी। कहाँ पर? कोलकाता में। आप ढंग से सुनिएगा फिर लिखिएगा बेटा। बोलो ओके है? इसमें इसने बोला कि जिन क्षेत्रों में बिशप हेबर ने बोला है उन क्षेत्रों में ऐसा करते हैं, चाय की खेती करते हैं। तो बेटा 1835 में भारत में पहली बार चाय की व्यापारिक आधार पर खेती की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और 1835 में ही उत्तराखंड में बेटा चाय का पौधा जो है असम और चाइना से मंगाकर लगा दिया गया है, ठीक है। टिहरी में भी चाय 1835 में ही शुरू की गई है सुदर्शन शाह के द्वारा। इसके बाद जब यहाँ चाय अच्छी नहीं होती थी तो 1842 में बेटा लगभग जो है 10 चाय विशेषज्ञ बुलाए गए चाइना से, कुमाऊं क्षेत्र में। और उनसे ये पूछा गया कि भाई क्या कमी है कि चीन जैसी चाय उत्तराखंड में नहीं हो पा रही है। और 1850 में बेटा फिर हमने देखा कि गढ़वाल में, प्रॉपर गढ़वाल क्षेत्र में चाय जब नहीं हो रही थी तो प्रॉपर गढ़वाल में हमने चाइना से एक चाय का स्पेशलिस्ट बुलाया था जिसका नाम क्या था? एसआई वांग था। क्या था बेटे नाम? एसआई वांग था। और इस प्रकार से अगला प्रश्न आता है कि संपूर्ण उत्तराखंड में जिसने सबसे ज्यादा चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया था बेटा, ये कौन था? डॉक्टर रायले थे। और डॉक्टर रायले को उत्तराखंड में चाय की खेती का जनक भी माना जाता है और सर्वाधिक प्रोत्साहन माना। इतना पता होना चाहिए। मेरे पे तो चिप थोड़ी ना लगी है, मैंने भी तो किताबों से ही पढ़ा है, समझ गए। और तुम तो कोचिंग भी कर रहे हो, हमने तो खुद पढ़ा है सारी चीजें। समझ रहे मेरी बात को? तो करने वाले बेटा कर जाते हैं। अब अगर आप इनको बोलिए कि हमें वो चाहिए कि सबसे पहले बिशप हेबर की लाइन लिखो उसके बाद, तो बेटा मेरे बस का वो नहीं है। मेरा एक लेवल है और मैं उसी लेवल से कोचिंग शुरू करता हूँ और वो लेवल आपको एग्जाम में काम आएगा। वो लेवल आपको खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो लेवल चाहिए कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके बेटे प्रश्न निकल जाए। समझ गए ना? तो पहला ही प्रश्न है कि 1824 में जब बेटे जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं का कमिश्नर है तो भारत में बिशप हेबर नाम का अंग्रेज घूमने फिरने आया। और ये पेशे से बेटा एक ब्रिटिश लेखक है बिशप हेबर, ठीक है।
उत्तराखंड में चाय की खेती का जनक लिखा होगा बेटा इसको, पर मैंने आपको बोल दिया कि इसने केवल अनाउंस किया कि मुझे भारत की और उत्तराखंड की भूमियां देखकर लगता है कि यहाँ चाय बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ शिवालिक के जो मध्यम ढाल है बेटा, उस पे चाय का पौधा बहुत बढ़िया होगा। बोलो डन है कि नहीं है? फिर 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सभी जानते हैं बेटा, 33 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर इसने कोलकाता में चाय कमेटी बनाई बेटा, और उसी कमेटी की सिफारिश पर इंडिया में 1835 में चाय की खेती व्यापारिक स्तर पर शुरू हुई, और उसमें भारत में भी और उत्तराखंड में भी ये खेती शुरू हुई बेटा। 1842 में जब ये खेती अच्छी नहीं हो रही थी तो चीन से 10 चाय के विशेषज्ञ बुलाए गए कुमाऊं में, और उसके बाद 1850 में जब गढ़वाल में चाय बहुत बढ़िया नहीं हो रही थी तो एसआई वोंग नाम का एक चाइना से बेटा व्यक्ति ब्रिटिश गढ़वाल में आया और उसने सुझाव दिया गढ़वाल में चाय की खेती का। और उसके बाद मैंने बोला कि डॉक्टर रायले एक ऐसा ब्रिटिश बंदा था जिसने 1835 से लेकर 1855 तक उत्तराखंड में चाय की खेती के ऊपर काम किया लगातार, और इसीलिए जो उसको डॉक्टर रायले को सबसे ज्यादा अगर चाय की खेती के बारे में बोला जाए तो किसने किया था उत्तराखंड में काम? ठीक है। अब बेटे आप लिखना शुरू करिए। 1824 में सबसे पहली बात करनी है आपने बिशप हैबर की। कहाँ की यात्रा पर आया? भारत। फिर कहाँ आया? उत्तराखंड। रायले बेटा पेशे से क्या है? ब्रिटिश लेखक। और क्या बोला? शिवालिक की पहाड़ियों को देख के कि यहाँ चाय की खेती बढ़िया हो सकती, शिवालिक बना लेना बेटा नीचे। और चाय के जो वैज्ञानिक नाम है वो लिख देना, किस मिट्टी में होता है वो लिख देना, और क्या उसमें पाया जाता है वो लिख देना, है ना। फिर अगले लाइन में आना 1834 में कौन है भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी ने कलकत्ता में बेटा 1834 में क्या बनाई? चाय की समिति। उससे आगे मैं लिखवा दूंगा अगर आगे नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। तो कोशिश करिए अगर खुद से आप लिख पाते हैं। सबसे बढ़िया तो यही है कि आप कॉन्सेप्ट मेरे से सुनिए और लिखिए खुद एरो 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 करके बेटा आराम से। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। कुछ आपके दिमाग पे भी तो लोड हो। कहीं भी डाउट होता है ना बेटा आपको दोबारा पूछना है, हर बच्चे को। आप लिख भी नहीं पा रहे तो भी पूछेंगे सर यहाँ से हमसे लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूछें चीज़ों। आज हमने इसको निपटाना भी, अभी हम 24 तक आ गए, ठीक है। थोड़ा सिलेबस का भी तो बेटा ध्यान रखना है, और कोशिश किया करो कि जो सर क्लास में कराते हैं हम यहीं पे क्लियर, आप ही को बेटा हल्का हो जाएगी चीज़। अगर आप इस मूड में रहेंगे कि यहाँ मैं नोट्स बनाता हूँ फिर घर में ब्राह्मण से पासा फेंकवाऊंगा तब पढ़ूंगा तो फिर कभी नहीं कुछ होगा। यहीं पे डन करना है सारी बात। ऊपर वाली चीजें लिख दी ना बेटा आपने। पहला काम है आपका बिशप हैबर के बारे में जानना, ठीक है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। क्या है? एक लेखक या साहित्यकार। कब भारत की यात्रा पर आता है? 1824। मैंने बेटा एक में भारत बना दिया, दूसरा उत्तराखंड। पहले भारत घुमा और भारत में ही उत्तराखंड है, अंत में उत्तराखंड की यात्रा पर आया। और किस खेती को करने का सुझाव दिया? चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलिया सिनेंसिस। ओरिजिन कहाँ हुआ बेटा चाय का? चाइना में माना जाता है। जब भी पूछेगा आपसे डन है। चाय का साइंटिफिक नाम क्या है? कैमिलिया सिनेंसिस। अच्छे से पढ़ लेना आपने। किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? लेटेराइट। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब भी बेटा आपको बता दूंगा दोबारा जब सॉइल करेंगे, ठीक है। लेटेराइट कैसी मिट्टी होती है? जहां 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है तो इसके ऊपरी भाग से चूना बह जाता है बेटा, फिर ये मिट्टी जो है सफेद रंग की हो जाती है कावलिन की अधिकता की वजह से। ये आप ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। और ये सफेद कलर की माटी ही जो शिवालिक क्षेत्र में इन पहाड़ियों में मिलती है इसको लेटेराइट कहा जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया चाय का पौधा होता है। ओके है? पहली बात आराम से करो, दिमाग में बेटा मैंने कल भी बोला था लोड तो लेना ही नहीं है ना। ज्यादा लोड ले लिया, रात को फांसी का फंदा पंखे पे टांग दिया, क्या करना उस लोड का? ठीक है, मस्त रहना है, बोले भाग, ठीक है। कतई नहीं लोड लेना। जो लोड लेते हैं बेटा वो जीवन नहीं चला पाते, ठीक है। पिछले ही साल में 4 ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने सुसाइड कर दिया। समझो मेरी बात। जो आदमी IAS बन गया उसे क्या कमी है? आपको ये लगता है ना, वो भी सुसाइड कर लेते हैं।
इसलिए लोड नहीं लेना, मस्त रहना, समझ गए? चावल मोमो की दुकान लगा लेंगे एक मोड़ पे, क्या है कि नहीं? ऐसा ही तो कमाना है बेटे। तब तक प्रयास करेंगे जब तक हम कर सकते हैं, फिर भी नहीं कुछ हुआ तो लोड कतई नहीं लेंगे, है कि नहीं है? और इस फंडे के साथ जो पढ़ते हो मस्त रहते हैं हमेशा। मैंने यहाँ बोला है बेटा, आपको नहीं समझ आ रहा, ये पहली बात आपने कर लेना, चाय की खेती तक की सिंपल है। अगले एरो में लिखना 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये मैं पॉलिटी में भी बता दूंगा, भारत का गवर्नर जनरल बना। इससे पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी था बेटा, ठीक है। 1834 में इसने कलकत्ता में बिशप हेबर की बात को देखते हुए टी कमेटी का गठन कर दिया, चाय कमेटी बना दी बेटा, और भारत के सभी लोगों को लगभग इस समिति में बुलाया, ओके। और इस कमेटी ने सुझाव दिया कि बिल्कुल हम चाय की खेती को व्यापारिक स्तर पर कर सकते हैं बेटा, डन है ना सभी को। और 1835 वो पहला साल है जब भारत में चाय की खेती व्यापार करने के उद्देश्य से बेटा बड़े पैमाने पर की गई। ऐसा नहीं था कि इससे पहले चाय नहीं, चाय तो हमारे असम के जंगलों में पहले से ही थी, पर हमको पता नहीं था ये चाय का पौधा है कि नहीं है। तो ये ध्यान, इतना ओके हो गया, यहाँ तक आ गए बेटे। तो जब पूछे कि उत्तराखंड में भारत में कब शुरू हुई, तो आपका आंसर 1835, ठीक है। इतना लिख लिया सभी ने। यहीं से एड ऑन करके लिखिए बेटा कि जब कुमाऊं में चाय की खेती अच्छी नहीं हो रही, अगले एरो में लिख सकते हैं ना, तो 1842 में चाइना से 10 चाय के विशेषज्ञ कुमाऊं में बुलाए गए बेटा। इसके सब जो लोग हैं चाय के बारे में जो जानकारी रखते हैं, ये ग्रुप सी ने ही पूछ रखा। तो 1842 में कुमाऊं में चाय के 10 स्पेशल चाइना से बेटा बुलाए गए, क्योंकि खेती बहुत बढ़िया नहीं हो रही। लिख लोगे इस बात को भी? शाबाश, आराम से करते जाओ। देखो मैं चाहता तो मैं वन लाइनर बिशप हेबर को लिखवा के आगे बढ़ जाता बेटा कि बिशप हेबर आए, चाय की खेती हुआ, लेकिन आप वैसे के वैसे अटके रह जाते। मैंने इसलिए पूरा के पूरा मेरा काम ये रहता है कि मैं हमेशा ओपन कर देता हूँ चीजों को, ठीक है। और इसीलिए आप ऑनलाइन में भी देखिए बेटा कि लगभग 20 से 25 बच्चा जो उड़ा है वो बाहर। हमारी हैसियत क्या, हमें कौन पूछ रहा है? मैं तो एक दिन प्रचार के नहीं करता, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से ही लोग जुड़ते हैं कि चलो सर इसके बारे में पूरा के पूरा बता दिया है। तो यहाँ तक का ओके बेटा, आपको 35 तक का व्यापारिक स्तर पर खेती शुरू हो गई, डन है। अगर बेटा प्रश्न ये रहा कि भारत में कब शुरू हुई, 1835। उत्तराखंड में पहली बार चाय की खेती 1835, ये आपने निकाल लेना है, ओके है ना। और चाय के पौधे बेटा 35 में ही लिखना कि असम तथा चीन से उत्तराखंड लाए गए, उसी के पीछे लिख देना 35 में, असम तथा चीन से चाय के पौधे उत्तराखंड लाए गए, ओके बेटा। इसके बाद में जब ब्रिटिश काल की खेतियां पढ़ाऊंगा, आलू की खेती, चाय की खेती अलग अलग, तो वहां इसको पूरा एक बार फिर ओपन कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से बगीचे, लक्ष्मेश्वर बगीचा क्या है वो सब पूछा जाता है, उसको बेटा बाद में देखें। अब इतना हो गया, पौधा आ गया ना बेटा। 6 साल हो गया हम पौधे को देख रहे हैं, 7 साल हो गए बेटा, अच्छी मात्रा में चाय नहीं हो रही है कुमाऊं में। सिंपल सी बात है, रट्टा नहीं मारना। इसलिए 1842 में चीन से 10 चाय के विशेषज्ञ कहाँ बुलाए गए, कुमाऊं में बुलाए गए। ये लिख सकते हो अगले एरो में कि जो 7 साल का समय था 1835 से 42, चाय का पौधा बहुत बढ़िया नहीं हो रहा था बेटा, तो इसीलिए चाइना से 10 चाय के विशेषज्ञ 1842 में कुमाऊं में बुलाए गए, ऐसे लिखिएगा बेटा, ओके हैं। आराम से करो यार, फिर भी कोई दिक्कत होगी मैं एक साथ बता दूंगा, हालांकि इतना समय तो नहीं होना चाहिए, मैं यहीं अटका रहूंगा, है ना। तो मुझे आगे भी बढ़ने दिया करो बेटा, थोड़ा सा मजा तभी, लेकिन पढ़ना हमने ढंग से, हमें 8 की जगह 10 महीने लग जाए, लेकिन पढ़ना अच्छे से। बोलो यहाँ तक ओके हो गया। तो 42 में बेटा जब वो पौधा बढ़िया नहीं हो रहा, भाई आपने कोई फसल बोई पहली बार, वो अच्छी नहीं गई, तो जहां से आपने लाई आप वहां कॉल करेंगे कि यार बता यहाँ तो हो नहीं रहा। वैसे ही बेटा चाइना से कितने स्पेशल चाय के लोग बुलाए, 10। अगले लगभग इसके 8 सालों के बाद 1850 में बेटा जब गढ़वाल में भी चाय की खेती अच्छी नहीं हो रही है, तो गढ़वाल क्षेत्र में भी हमने एक चाय का विशेषज्ञ बुलाया सुदर्शन शाह के समय में, और ये भी चाइना का ही था। इसका नाम क्या था, एसाई हुआंग। 1850 में फिर गढ़वाल आया बेटा ये, क्योंकि गढ़वाल में चाय की खेती कुमाऊं की तरह नहीं हो पा रही थी। तो अब गढ़वाल के राजा ने किसको बुलाया 1850 में, एसाई वांग, जो कि बेटा ग्रुप सी में 3 से 4 बार रिपीट है। मैं पहले 2 बार आए थे एसाई वांग। नहीं, एसाई वांग बेटा 1842 में तो केवल 10 चाय के विशेषज्ञ आए, इनके नाम स्पष्ट नहीं कि कौन कौन आए।
SI बांध तो केवल 1850 में गढ़वाल आता है। समझ गए मेरी बात को? ये 42 में नहीं आता बेटा SI बांध, ठीक है। 42 में केवल 10 लोग आते हैं, किसी के भी नाम का उल्लेख किताबों ने नहीं किया, और 10 के 10 किस फसल के बारे में स्पेशलिस्ट है? चाय। उसके 8 साल के बाद, कुमाऊं के बाद, जब गढ़वाल में भी खेती अच्छी नहीं हो रही, तो 1850 में हमने चीन से एक आदमी को बुलाया जिसका नाम क्या है? SI बांध। तो ये बार बार बेटा पेपर में आता है कि 1850 में गढ़वाल में कौन आया? SI बांध नाम का चाय का विशेषज्ञ। बोलो ओके हैं? और इसके बाद बेटा एक अंग्रेज है डॉक्टर रायले साहब, जिसने सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है उत्तराखंड में चाय की खेती को। नोट करके लिखिएगा सबसे लास्ट में, नोट करके लिखिएगा सबसे लास्ट में बेटा सभी। डॉक्टर रायले को, या डॉक्टर रायले ने उत्तराखंड में चाय की खेती में सर्वाधिक योगदान दिया था, इसलिए गलत मत करना बेटा आप कभी भी इसको। अब मुझे लगता है कि पहली बात बेटे आपको समझ में आ गई होगी। ओके हैं? शाम को घर में ईमानदारी से जितना कोचिंगों में पढ़ा है उसी को पढ़ना है, एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना बेटा। मैंने बोला है, मेरे पे ट्रस्ट करिएगा, और 10 महीने बाद अपने को देखिएगा कि हम कहाँ पहुँच गए। बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना, ठीक है? मैं पहले ही बता रहा हूँ। इतनी बात ओके है सबको? तो छोटा है, डॉक्टर रायले लिखो बेटा ये वाला। उत्तराखंड में चाय की खेती का सर्वाधिक योगदान अगर कभी पूछेगा तो वो डॉक्टर रायले था। बिशप हेबर मत लगाना, वो केवल सुझाव देने वाला आदमी था बेटा पहले। जैसे आपको घर वालों ने सुझाव दिया कि अब कोचिंग कर लो, है ना, तो वैसा ही ये है कि नहीं? आगे बढ़ो मैं यहाँ से। 1824 में ही बेटा उत्तराखंड में आई डबल लॉक की व्यवस्था, जॉर्ज विलियम ट्रेड ने। इतना हो गया ना सबका? ओके हैं? कोई डाउट किसी को? बाकी अंग्रेज जब हम गवर्नर पढ़ लेंगे उसके बाद आलू की खेती, चाय की खेती, अन्य जो खेतियां हुई, यहाँ पर बगीचे लगे, वो सब मैं करा दूंगा बेटा इसमें, ठीक है? आगे चलूँ मैं? रायले का नाम मत भूलना, और बिशप हेबर के साथ। अगली बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो काम हुआ 1824 में ही। पहले देख लेना डबल लॉक क्या। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में बेटा शुरू करी थी डबल लॉक की व्यवस्था। आज भी उत्तराखंड में चलती है, भारत में चलती है डबल लॉक व्यवस्था। ये आप कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा कि इसने 1824 में ही उत्तराखंड में डबल लॉक की व्यवस्था की शुरुआत करी थी। अब क्या होता था डबल लॉक पे, बताइएगा आप में से? हाँ बोलो। कैसे नियंत्रण होगा? ठीक बोले बेटे आप, कैसे नियंत्रण होगा? ज्यादा खर्च होगा, कंट्रोल में समझ गया। तो कैसे करेंगे आप कंट्रोल? क्या क्या उसका की था? हमें समझ गया, पर कैसे कंट्रोल करेंगे? अधिकारी थे, मैंने नियुक्त कर दी, भाई तू खर्चे भी कंट्रोल कर। कैसे? क्या सिस्टम? वो बनाया होगा बजट, सब अपनी तरफ से बोले। इधर देखो, सबसे पहले सरकारी खजाने के लिए एक गोदरेज की अलमारी लेनी है। सुनते रहना आप सामने। आप अगली बार गलत बोलोगे उल्टे टांगूंगा पंखे पे। लेनी गोदरेज की अलमारी। इस गोदरेज की अलमारी की 2 चाबियां ले लीजिए। चाबी बना दूं? चाबी ले लो जी। एक चाबी ये है और एक चाबी D2 ये है। और इस गोदरेज की अलमारी में हम रखते थे बेटा किस खजाने को? सरकारी खजाने को। कायदे से सुनना, अभी लिखेगा कोई नहीं, और फिर जिंदगी भर कभी गलत नहीं होगा। मास्टर बन जाना अगली बार मेरे अगेंस्ट। लेकिन वो गलत फहमी है तुम्हारी, तुम्हें 8 साल लगेंगे, है ना? क्योंकि पढ़ना बहुत आसान होता है, सामने जाकर दूसरे को पढ़ाना, समझाना, और वो एक बेहतरीन तरीके से, वो बेटा इतना आसान नहीं जितना आपको पीछे बैठ के लगता है। पीछे सीट पे मुझे बिठा दो तो मैं एक दिन में, आगे कोई भी टीचर आए ऐसा भूत बढ़ा दो उसको बैठे ही ना दो। लेकिन यहाँ आकर बोलना अपने आप में टफ होता है। कभी आइएगा आगे, एक दिन फील कराऊंगा मैं पीछे बैठूंगा, आप सब क्लास देंगे 5-5 मिनट देंगे, टॉपिक बांट दूंगा, ठीक है? चलो हो जाए फिर। मुंडी नहीं हिलाना, अब लाइव होगी वो क्लास। चलो इधर देखो, ठीक है? अब देखो बेटे, तो सरकारी खजाना जिसमें रहता था उसकी 2 चाबियां रखी गई, और 2 चाबी रहती थी बेटा, इसी को डबल लॉक कहते हैं। मतलब सिंगल कोई अधिकारी ना खोले और भाग जाए, जब तक वो दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक अलमारी नहीं खुलेगी। दीदी जी ध्यान रखना, ये घर की गोदरेज की अलमारी है। एक चाबी मम्मी के पास, एक पापा के पास। खुदा ना खास्ता अगले दिन शाम को दोनों की लड़ाई हो रखी और तुम्हारे ड्रेस अगले दिन उस अलमारी में, और तुम्हें शादी में जाना है, तो
तो बेटे समझ लो क्या स्थिति होगी, मम्मी पापा चाबी दे रहे, मम्मी नहीं दे रही, बोले क्या कहीं तो मान जाओगे, है ना, तो नहीं मिले। तो वैसे ही यहाँ जब तक दोनों एग्री नहीं होंगे तब तक बेटा ये लॉक नहीं खुल पाता, ठीक है। और ये चाबियां देखो तरीका है पढ़ने का, मैं इसीलिए बेटा मैं लिखवाने का कभी शौकीन नहीं रहा जीवन में, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। एक चाबी रहेगी जिला कलेक्टर के पास, ये विलियम ट्रेल ने बोला, मैंने नहीं बोला, मुझे क्या ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। किसके पास रही? डीएम साहब के पास। और दूसरी चाबी रही ट्रेजरी ऑफिसर के पास, जो लेखा जोखा रखता था किसका, कि कितना रुपया कहाँ से आया, कितना रुपया कहाँ गया। और मान लीजिए हमने एक खड़ंजा बनाना है, आज मैं कौन गांव का नाम ले देता हूँ, और इस खड़ंजे की लागत कितनी है? 50 लाख। और ये खड़ंजा किस खजाने से बनना है? सरकारी खजाने से। और वो खजाना कहाँ से आना? इस गोदरेज की अलमारी से। तो दोनों अधिकारी जब सहमत होंगे तब ये खजाना खुलेगा और इस खड़ंजा बनाने के लिए 50 लाख रुपए रिलीज होगा। इस व्यवस्था को बोला जाता था बेटा डबल लॉक। और मुझे वो रटने वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला बच्चा। और बोलो मैंने क्या गलत कर दिया? कितने सीधे शब्दों में करवा दिया इसको। और ये डबल लॉक था, एक ऐसा सरकारी खजाना बेटा जिसकी 2 चाबियां एक ही जैसी, लेकिन इकलौता कलेक्टर, पता चला रात को कलेक्टर को पैसा चाहिए, आया खोली चाबी भाग गया, है कि नहीं? तो जब तक दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक बेटे आप पैसा नहीं निकाल सकते थे। और इसलिए ये जो व्यवस्था थी इसको, क्योंकि 2 लोगों के पास चाबी है बेटा, तभी तो क्या बोला गया है, गलियों में घूमता है क्वेश्चन। कब शुरू किया? दोबारा पढ़ना ही नहीं, जरा कर लेंगे आप अपने शब्दों में। वेल बेटे करिए इसको, कभी नहीं भूलेंगे आप, पेपर में भी आएगा, ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज को आसान बनाना सीखिए, ना कि उसमें उलझना सीखना। अगली बार शिवानी मुझे ये आंसर नहीं चाहिए कि 2 कोई आदमी होते थे, है ना? केवल इसलिए था बेटा कि इस अलमारी से पैसा कैसे निकालना है, सरकारी था तो इकलौता आदमी नहीं निकाल पाता। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको बोला गया डबल लॉक। बना लो बेटा शाबाश अपने शब्दों में। इसके बाद भी आपको लगता है कि सर आप लिखवा दो, तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है बेटा, मैं बता रहा हूँ, समझना है आप। और जो नए बच्चे बैठे हैं, आप 1 से 1.5 महीना रेगुलर जब क्लास करेंगे मेरी, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे हम लिखते ही नहीं। जो पहले दिन तुम मेरे को घूर घूर के देखते थे ना, मेरे को पिछले साल भी ऐसा ही देखा गया, मैं सही बता रहा हूँ। उससे पिछले साल हमने एक विनायक इंस्टीट्यूट अपने साथ ऐड किया था, गंभीर सिंह चौहान जी का, वहाँ से 100 बच्चे यहाँ आए थे, मेरे पास 80 थे। तो जब मैं पहले दिन क्लास में आया था तो उनको मेरा चेहरा देख के लगा कि ये क्या पढ़ाएगा। और बाद में मैंने जब तांडव मचाया तो वो जो फालतू के 60 बच्चे तो भागी गए, और आज भी भागी रहे बेटा, वो कहीं भी सिलेक्शन नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा अनुशासित इंसान हूँ, अपने लाइफ के प्रति भी सब चीज़ें, भले ही मेरे को भगवान ने वहाँ नहीं पहुँचाया जहाँ मुझे जाना था, पर मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। आप आगे जाएं तो मेरे लिए तो वो बड़ी बात है ना। यहाँ तक कर लीजिए आप डबल लॉक की जो बात है। और जब बेटा ईमानदारी से पढ़ोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जॉब नहीं होती। चीटिंग नहीं करना है जीवन में कभी भी अपने प्रति। जब हम खुद पढ़ाई से परे भागते तो हमारे दिल को पता होता है बेटे तू आज पढ़ाई नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम दूसरे से नहीं बोलते हैं, बोले तू कितने घंटे पढ़ा रहे, बोले 4 गुना 6 घंटे पढ़ा रहे, है ना, तो वो काम नहीं करे। ईमानदारी रखोगे बहुत आगे चलो। यहाँ तक आओगे डबल लॉक। एक और काम होता है बेटा 24 में, पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। मैंने लिखवाना है क्या इसको? हो जाएगा बेटा कि डबल लॉक सरकारी खजाने की चाबियां, 2 चाबियां, एक जिला कलेक्टर के पास, एक ट्रेजरी ऑफिसर के पास। जब तक दोनों की सहमति होगी नहीं होगी तब तक बेटा ये लॉक नहीं खुलेगा। ये तभी खुलेगा जब दोनों सहमत हो जाए। और इनको ऑर्डर करेगा कौन? कुमाऊं का कमिश्नर कि भाई इतना पैसा दे दीजिए यहाँ। तो ये व्यवस्था है। ऐसा ही डबल लॉक व्यवस्था जब आपका ग्रुप सी का पेपर बनता है तो आज भी आयोग में और यूके SSS में रहती बेटा। जहां आपका पेपर रखा जाता है जिस अलमारी में, उसकी चाबी 2 लोगों के पास होती है। इसलिए क्योंकि गोपनीयता बनी रहे, एक व्यक्ति किसी को बेच ना दे, ऐसा ही चलता है बेटा। आज भी ये चलता है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ूंगा यहाँ से। ठीक है, 1824 में ही बेटा इसने क्या किया था कि जो कुमाऊं परगना था, ये बात हो गया है सबको। अगला 1824 में ही इसका काम लिखेगा। 1824 में ही जॉर्ज विलियम ट्रेल ने एक मैप एरो कर लेना बेटा, यहाँ पर एक मैप ऐड ऑन कर देना सभी बच्चे।
और उसमें गढ़वाल और कुमाऊं बना देना। छोटा सा एक मैप साथ में, जैसे आपको पता ही है कि हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें मैंने बोली थी बेटा, एक था तराई का भाग, याद है तराई जिला सबको? बहुत बढ़िया। ये जो तराई का भाग था बेटा, इस तराई के भाग को इसने क्या किया था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मिला दिया था। हालांकि हम उत्तर प्रदेश में ही होते हैं, तो आराम से पहले आगे सुन लेना, कभी भी लिखते नहीं है डायरेक्ट। आपने 1824 की दूसरी घटना पढ़े बेटा, पहला आपने पढ़ लिया डबल लॉक आया, भाड़ में जाए, हम समझ गया। उससे पहले आपने पढ़ लिया कि चाय की खेती के सुझाव देने बिशप फेबर आया। ओके है बेटा सबको? अब जब ट्रेन यहाँ आया तो उसने क्या किया, जो ये तराई का भाग था उसको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एड ऑन कर लिया 1824 में। 26 में ये चंडीगढ़ और देहरादून के क्षेत्रों के साथ भी ऐसा ही करेगा बेटा। उसके बाद उसने क्या किया, तराई के ऊपर का जो गोल पत्थरों वाला बेल्ट है, इसके लिए शब्द आता है बेटा भाबर। भाबर डन है कि नहीं? भाबर वो एरिया है जहां नदियां पहली बार पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। देखो पहाड़ों से नदी बहुत तेजी से नीचे आ रही है, तो जो पत्थर इसने यहाँ से तोड़ के लाया वो कहीं नहीं रुका बेटा, इस नदी में बहते हुए आ गया। यहाँ थोड़ी सी नदी स्लो हुई और जो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर थे वो नदी ने यहाँ जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास अब वो स्पीड नहीं रहा कि वो पत्थर को आगे ढो पाए। तो जहाँ वो मोटे मोटे गोल पत्थरों को कटा पत्थर, ये जो आपका एरिया है बेटा इधर का, ये सब भाबर का ही बेल्ट है। तो जहाँ मोटे मोटे गोल पत्थर जमा होते हैं उसको कहते हैं भाबर। और उसके बाद नदी जब और मैदानों में आती तो और स्लो हो जाती है ऐसे, और फिर जो बारीक मिट्टी है वो भी वो जमा करने लग जाती है, और इसको कहते हैं तराई। है कि नहीं है? तो भाबर तराई के उत्तर वाला बेल्ट है। मैं भौगोलिक विभाजन इसके बाद शुरू करूंगा, आप कतई परेशान ना रहें इनमें। इस भाबर वाले एरिया को मिलाया इसने कुमाऊं में। आराम से देखिएगा, भाबर के भाग को तो कुमाऊं का भाग बना दिया और तराई के भाग को बेटा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मिला दिया। ऐसा इसने कब किया? 1824। ओके हो गया ना? ऐसे ही करिए भाई, मैं बेटा दोनों समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जैसे उसने तराई बोला, आपके पास बेटा वो बारीक मिट्टी के कण दिमाग में हो, वो उपजाऊ भूमि दिमाग में है, वो चावल की खेती, गेहूं की खेती, गन्ना की खेती दिमाग में हो बेटा, वो आर्टिजन वेल्स आपके पास दिमाग में हो कि यहीं पर मिलते हैं। मैं तब मानता हूँ पढ़ने वाला, मैं ये नहीं मानता कि एक लाइनें रट लो, वो तो एलकेजी वाले को दे दो आप डोसेंट, वो रट लेगा। हमारा तो लेवल समझने का होना चाहिए आज की डेट में, ठीक है बेटे? और 15 महीने की कोचिंग करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट रहना है कि हम दोबारा कोचिंग लेंगे ही नहीं, हमारे नोट्स बढ़िया है, सब कुछ ओके, ठीक है? और मैं बेटा उस बात को लेकर ही पढ़ाता हूँ, जो बात मैं वो नहीं चाहता कि आप दोबारा यहाँ बैठे। और इसीलिए आप देखिए पिछले बैच का कोई भी बच्चा कोचिंग आता नहीं, उसको पता है सर ने सब कंप्लीट करा रखा है, ठीक है? मेरा वो काम नहीं कि 10-10 बार एक बच्चा यहाँ वन लाइनर कराओ, वो काम नहीं कर। ओके ओके दोनों बातें बेटे आराम से ऐड ऑन कर लीजिए नोट से, एक मैप बना के। 1824 में तराई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का भाग बना दिया और भाबर को बेटा कुमाऊं जिले में मिला दिया, कुमाऊं का भाग बना दिया। इतना ही तो पढ़ना है। डन है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पे बेटा बाई मैप करिएगा, बाई मैप करिएगा, जितना बढ़िया डायग्राम से कर सकते हो करिए, ठीक है? सर ये जो तराई और जो भावर है ये अलग अलग क्षेत्र है। हाँ ये ऐसे क्षेत्र है, देखो मैं बता देता हूँ। ये आप यहाँ उत्तराखंड को जब आप भूगोल के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा तो इसके 8 पार्ट है। ये देखिए हमारा उत्तराखंड, ठीक है? सबसे नीचे है गंगा का मैदान, ये केवल हरिद्वार में बिजनौर के आसपास है। उसके ऊपर आता है तराई का भाग, जो इससे थोड़े से मोटे यहाँ पर, उससे नीचे ऊपर आता है भाबर का भाग, उससे ऊपर आता है शिवालिक, उससे ऊपर आता है दोनर द्वार के क्षेत्र, उससे ऊपर आता है मध्य हिमालय, उससे ऊपर आता है महान हिमालय और उसके ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। और ये 8 भाग उत्तराखंड के हैं। तो जो सबसे नीचे ये तराई है, ये भाबर है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। हर परसों ही मैंने तराई जिला कराई, यदि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले है ना, जिससे नहीं पढ़ा जाता बेटा वो जरूरी भी नहीं कि पढ़ना ही आपने, कुछ भी आप काम कर लीजिए, यदि पढ़ पा रहे हैं तो ही आप काम करें, ठीक है? ये हमेशा याद रखिए चीजें। यहाँ तक का ओके? यस सर। आप कोई समस्या नहीं है?
इसके बाद आगे चलेंगे तो 1826 24 की 3 बातें आपको बेटे ध्यान रखनी। एक तो चाय की खेती है, एक डबल लॉ की व्यवस्था है, और एक बेटा तराई का मुरादाबाद जाना और भाबर का कुमाऊं में जाना। खत्म करिए इस बात को, ओके हैं। इसके बाद हम चलेंगे बेटा 1826 और तरीके से करिएगा बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ढंग से पढ़िए अपने घर वालों के लिए, जिनके लिए भी आप अपने सपनों के लिए यहाँ आए। 26 हम आ गए। अभी भी कुमाऊं कमिश्नर कौन है? ट्रेड है। एक बार फिर बेटा हम मैपिंग लेंगे, हम रटेंगे नहीं जैसे लोग रटवा रहे हैं। ये देखिए हम आ गए और इस समय इसने क्या किया, हरिद्वार का एक चंडी घाट का एरिया, कौन सा एरिया है बेटा? चंडी घाट, माँ यमुना के तट पर। तो पहला भाग कौन सा है? हरिद्वार का चंडी घाट। डन है बेटे, सुन लेना पहले फिर बना लेना। इसके बाद देहरादून का जो एरिया है ये है दून क्षेत्र, और दून क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो दून का बेटा वो शिवालिक वाला एरिया, वो पचवादून और देहरादून वाला एरिया, ये इसकी बात कर रहा है। ये दोनों के दोनों जो भाग है दून और चंडी घाट, ये इसने क्या किया बेटा, दोनों के दोनों कुमाऊं जनपद में इसको मिला दिया है, कुमाऊं कमिश्नरी का भाग बना दिया। इनको किसका भाग बना दिया? कुमाऊं कमिश्नरी का। ये आता है 12 कुमाऊं जनपद का भाग बना दिया, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के साथ हुआ करता था। अब किसका भाग बन गया बेटा? कुमाऊं का भाग बना दिया। ओके हैं। पहला तो आपको ये लिखना है 26 कि देहरादून जिले के और हरिद्वार का चंडी घाट और देहरादून का जो दून घाटी वाला एरिया है उसको मिला के किसमें ऐड कर दिया? कुमाऊं में शामिल कर दिया बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं करना। 24 में मुरादाबाद और कुमाऊं याद रखना है बेटा, और तराई और भाबर याद रखना है। 26 में चंडी घाट हरिद्वार का है, और दून क्षेत्र जहां आप बैठे हैं ये पूरा के पूरा शिवालिक का भाग, ये दोनों के दोनों कुमाऊं जनपद में ऐड कर दिए जॉर्ज ट्रेड में। डन है इतना। अब बेटा लगभग 3 साल के बाद अपनी इस गलती का इसे पछतावा हुआ, और लगभग जो है कहीं 1 मई दिया हुआ है, कहीं 9 मई दिया गया है। 1829 में ये जो आपका दून का जो भाग था, जो इसने अभी जो है कहाँ मिलाया था? कुमाऊं में। इस दून के भाग को यहाँ से हटाकर मेरठ मंडल में रख दिया। उत्तर प्रदेश के किसमें ऐड कर दिया? समझ जाना बेटा, ठीक है। और मेरठ मंडल में फिर कहते हैं कि देहरादून का जो क्षेत्र है वो मई 1829 से रहा, और लगभग बेटे 4 जून 1975 तक ये जो देहरादून था ये किसका भाग रहा? मेरठ का भाग रहा। 1975 तक जहां आप बैठे ये मेरठ में। और इसीलिए रोज वो वन लाइनर प्रश्न आता है कि जब देहरादून जिले के रूप में आया गढ़वाल मंडल में, तो उससे पहले वो मेरठ मंडल का भाग था। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना। इसके बाद दिन आया 4 जून 1975 का, और इसको हमने मेरठ मंडल से हटाया और इसको बेटा गढ़वाल मंडल का एक जनपद बना दिया। कब? 4 जून 1975 को देहरादून को गढ़वाल मंडल जो अभी अभी बना था, कब बना था? 1969 में गढ़वाल मंडल बना, उसका एक जो है जिला घोषित कर दिया था। ये बार बार पेपर में आता है। दोबारा बोलो, चलो सुन लो। वैसे तो बेटा बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, इससे स्लो चलूंगा तो मुझे 15 साल लगेंगे सिलेबस पूरा कराने में, जितना मेरे पास पढ़ाने को, समझ गए। इसलिए थोड़ा सा कोशिश भी करना कि हम सीखेंगे। इतना बिल्कुल दिमाग को फ्री मत छोड़िए। आप पढ़ने बैठे बेटा, आप पिक्चर हॉल में नहीं है। 1826 में मैंने एक बार फिर बोला कि जब कुमाऊं का कमिश्नर ट्रेल था तो उसने हरिद्वार का चंडी घाट और देहरादून का क्षेत्र जो है किसमें मिला दिया? कुमाऊं में। 3 साल बाद बेटा उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ, और उसने क्या किया कि जो चंडी घाट और देहरादून वाला एरिया है ये पूरा के पूरा किसमें मिला दिया? मेरठ में। और फिर तो 1 मई 1829 से या 9 मई 1829 से और 4 जून 1975 तक देहरादून का भाग मेरठ का ही हिस्सा रहा बेटे। और जब 1969 में किसका गठन हो गया? गढ़वाल मंडल का। तो फिर जो है 4 जून 1975 को देहरादून को गढ़वाल का एक जिला बना दिया गया। अब बोलिए इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं बेटा?
क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे लाइसेंस देने की बात करते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आता, तो बेटा जरा पहले अपने आप को देख लीजिए कि आप कितने पानी में। मुझे तो लाइसेंस आपसे चाहिए भी नहीं, और आप होते कौन है कि आप हमें लाइसेंस दें? आपके माता पिता हमें बताएं कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, आप हो कौन? उनको भी बिठा देना कभी क्लास में, बता दूंगा क्या है। इसलिए मुझे तो लाइसेंस कोई देना मत, पर खुद पढ़िए बेटा, सीखिए कि आप क्या है। मुझे पढ़ाना ना सिखाओ कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह पता है मेरा मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और कभी ज़्यादा किसी को वो है तो स्टेज पे आ जाना, पता लग जाएगा। अपने कॉन्सेप्ट निकालिए बेटा मजे में। भूल जाइए उन ऑनलाइनर की क्लासों को और टीचरों को जो एक एक लाइन में लिखवा के आपको बर्बाद कर देते हैं, आसान बना देते हैं चीजें और फिर वो कहीं निकालना। हो गई बेटा 26 की बात। तो 26 में इसके लिए बोला जाता है कि 26 में इसने क्या किया था बेटा, चंडी घाट और देहरादून के क्षेत्र को मऊ में मिला दिए और 3 साल बाद 29 में इससे हटा दिया फिर, है ना। और फिर इसी को मेरठ मंडल में मिला दिया और लगभग बेटा 150 साल तक देहरादून जो है किसका हिस्सा रहा, मेरठ मंडल का। और जब देहरादून गढ़वाल मंडल का एक जिला बना 4 जून 1975, तो किससे अलग करके बनाया गया? हरिद्वार सहारनपुर से अलग हुआ था बेटा, और देहरादून मेरठ मंडल से रोज क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन वो रटा नहीं मारना, समझना। ओके है यहाँ तक का? ठीक है, इसको लिखिए। चलो फिर अगले फैक्ट पे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1827 की। चलो मैं 27 में। अच्छा, एक प्रश्न नोट में ऐड ऑन कर लेना बेटा। एक प्रश्न बड़ा चलता है, ये मेरे ध्यान नहीं रहा। ये प्रश्न 2 बार ग्रुप सी में आ रखा है कि उत्तराखंड में जो साल और सागौन है वो कहाँ की विशेषताएं? आप किन क्षेत्रों में रहते हैं उत्तराखंड में? कैसे वन है साल और सागौन? ये तो आपके घर है यहाँ पर सबके, हरपटपुर, धर्मावाला, टिप्पलपुर, बाड़वाला, कटापत्थर, सबके घर यहाँ पर। कैसी वनस्पतियां होती है, क्या कहते हैं? कौन सी वनस्पतियां होती है रे लाइब्रेरी वालों? लाइब्रेरी वालों ने तो पक्का फंडा करेगा। 150 रुपए डेली के लाने, कुरकुरे खाने हैं, मस्त रहना। और घर वाले शाम को पूजा भी करें, घर लोग बाबू दूस पर रो पड़ी बढ़िया। वो खाली ढकोसला बना रखा तुम लोगों ने। उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं बेटा यहाँ पर। सुन लेना पहले इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब मैं आपको उत्तराखंड की फॉरेस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कभी जिंदगी में आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार आप यहाँ तक चलना मेरे साथ। फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, पर्णधारी वन क्या है ना, शीत शीतोष्ण क्या है, पर्वतीय वन क्या है, एल्पाइन वन क्या है, उप एल्पाइन क्या है, जिनसे हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये मैं फॉरेस्ट में करा दूंगा बेटे आपसे, ठीक है, कि कैसे जंगलों को बांटा जाता है बेटा। तो जो हम रहते हैं 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, ये बाड़वाला, कटापत्थर, हमारा पगडियान, लांगा, ये सब बेटा इतने ऊंचाई पर, ठीक है। और यहाँ जो वनस्पति है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या बेटा फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी वाले एरिया है कि नहीं है। और यहाँ का सबसे फेमस वृक्ष है साल और सागौन। कौन सा है? और साथ में क्या है? सागौन है बेटा कि नहीं है? ये 2 वृक्ष यहाँ सबसे फेमस है। और साल का वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट एक पौधा है, इससे बहुत सारी इमारती लकड़ी बनती है बेटा, दरवाजे खिड़कियां बनती है। इस वाले एरिया में साल की लकड़ी का बड़ा उपयोग है, इसलिए जंगल काटने को मना है। जंगलात का आप वहाँ पत्ती भी नहीं काट सकते। और कभी कभी आप काटते हैं, जंगलात नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर टॉप पे आप रहते हैं कि आ जाओ ऊपर, है कि नहीं? दिन भर चढ़े रहना पड़ता है, ऐसा कि नहीं? तो ये वही जंगल है बेटा जहाँ आप बैठे हैं, समझ रहे हो। और साल का वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसीलिए जो कहते हैं कि 1816 आई थिंक बेटा, इसको देख लेना, 1816 में उत्तराखंड में पहली बार साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने वाला कुमाऊं का पहला कमिश्नर बेटा कौन है? ये आप ऐड ऑन कर लेना बेटा, मेरी तरफ से कर लेना। ये 2-3 बार आ चुका। डेट मुझे ध्यान नहीं, शायद 16 ही है या 26 होगा, पर मुझे लगा 16 ही है, 16 ही है इसका डेट। तो देख लेना बेटा, इसको आप नोट में ऐड ऑन कर लेना। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं 16 में भूल गया इसको, तो ये ध्यान रखिए। हालांकि मेरे नोट्स में अभी ये है ही नहीं कुछ ऐसा, पर मुझे ये ध्यान है कि पहले मैंने करवाया, तो इसको ऐड कर लिया। और ये ग्रुप सी के पेपर में भी बेटा पूछा गया।
लिख लोगे? 8:45 से हमारी क्लास शुरू होती है बेटा, तो 10 बजे तक हम चला सकते हैं उसको, 1.25 घंटे। इसके बाद कोई क्लास नहीं है हमारी, ठीक है? क्योंकि मेरा टाइम मुझे थोड़ा चाहिए होता है, मैंने इसीलिए बाद में अपनी क्लासें रखी भी। मुझे ज़्यादा चाहिए, जब आपका पेपर आएगा तो मैं संडे को भी 6 क्लासें करवा दूँगा। मैं वैसा टीचर हूँ जो बच्चों के लिए काम करता हूँ, मुझे बिजनेस से ज़्यादा मतलब नहीं है ना, ठीक है? और किसी भी पैकेज वाले बच्चे को भी कभी भी ये लगता है कि अब समझ नहीं आ रहा तो अपनी फीस आप लेकर जा सकते हैं। मुझे बेटा, मेरे घर में इतनी गरीबी नहीं कि आपके 500-1000 रुपये लेके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं किसी के पैसा, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना मुझे मिलता है, ये ध्यान रखें। कभी आपको 500-1000 रुपये के चक्कर में सोचें कि जब हम ये ले लेंगे तो सर रोड पे आ जाएंगे, तो तुम्हारे जैसे कई घूम रहे हैं मार्केट में। यहाँ तक लिख लीजिए। हमारी भी फीलिंग से बेटा, जैसे आपकी फीलिंग होती है हमारी भी फीलिंग होती है, हमें भी बुरी लगती है चीज़ें जैसे आपको लगता है। तो थोड़ा सा सामने वाले की भी कदर कर लिया करो, इज्जत नहीं कर सकते कम से कम इतना तो कर लिया करो कि हाँ भाई। और इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, क्लास में एंट्री लेने का 100 रुपये, 500 रुपये देहरादून में पड़ता है केवल डेमो देने का। चले जाए दिल्ली जाएंगे आप तो 1000 रुपये जमा कराते हैं दरवाजे से अंदर आने का। आपको समझ आया नहीं आया वो तो बात की बात है बेटा, ठीक है? हम तो इसलिए चुप रहते हैं कि जो अनुसार की बच्चे स्थितियाँ बढ़िया नहीं, इसलिए बेटा हम कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। समझ लो मेरी बात। यहाँ से देहरादून चला जाऊँगा, मेरा क्या है, मेरे पास अपना ज्ञान है बेटा, हम तो कहीं भी खड़े हो जाए हमें मिल ही जाएगा, ठीक है? तो हमारे साथ कंपेयर ना करें कि हम ऐसा करेंगे तो सर का ये हो जाएगा, वो नहीं बेटा हो सकता। यहाँ तक हो गया ना आपका। अब देखो इसी प्रश्न को आगे जब वो पूछता है बेटा, तो अगला प्रश्न आता है कि 1856 में, अच्छे से देखिएगा, हेनरी रैमजे आया तो नॉन कमिश्नर बेटा सुन लेना, ये भी प्रश्न उसने पूछा है। और हेनरी रैमजे ने अंग्रेजों को वनों को ठेके पर देने की व्यवस्था शुरू करी बेटा कि नहीं करी? मैंने घाड़ पद्धति आपको करवाई है पहले। और वो ठेका पहली बार कब दिया गया? 1860 में। दिया कि नहीं दिया? कितने साल के लिए दिया गया? 4 साल के लिए। वो किसको दिया गया? विल्सन नामक जो बेटा उत्तरकाशी के हर्षिल का राजा कहलाता है, मैंने बोला था आपको। और विल्सन ने 1860 से लेकर 1864 तक ठेका वनों को काटने का खुद लिया, डन था बेटे कि नहीं था? और फिर विल्सन ने ही उत्तराखंड में घाड़ पद्धति चलाई थी बेटा। मैंने आपको बोला था कि तब गाड़ियां तो चलती नहीं थी। उत्तराखंड में परिवहन विभाग ही या परिवहन की स्थापना ही 1914 में पहली बार होती बेटा, जब पर्सी विंडम आते। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं चलती यहाँ पर। मैं परिवहन जब पढ़ाऊंगा तो करा दूं। तो जो जंगल हमने उत्तरकाशी में देवदार के स्लीपर काट रखे, वो स्लीपर बेटा कैसे हरिद्वार पहुंचेंगे? तो भागीरथी नदी के पानी में डाल देते थे हम उन स्लीपरों को, और वो लकड़ी सीधे पानी में कहाँ आ गई? और यही थी बेटा वो घाड़ पद्धति, जिसका जनक किसको माना जाता है? विल्सन को। मैंने तब भी बोला था, आज भी दोबारा बोल रहा हूँ, समझ गए बेटा इस बात। फिर 1864 में 10 साल के लिए वनों को ठेके पर दिया, आगे फिर स्थानीय ठेकेदार को दिया था बेटा, सब मैंने करा रखा। तो फिलहाल इतने में ध्यान रखना कि पहला कुमाऊं कमिश्नर जिसने साल के जंगलों को काटना प्रतिबंधित किया था बेटे, वो जॉर्ज विलियम टेड था 1816 में। डन है सभी को? और साथ में एक दो लाइन बेटा ये लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं हेनरी रैमजे के समय दोबारा भी करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, 10 बजे तक मैं कराऊंगा, अभी 7 मिनट हमारे पास और है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कंप्लीट हो। 26 की बातें बेटा ओके हैं? साल के जंगलों की कटाई ओके हैं? साल कैसा वृक्ष है वो मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है इतिहास, उत्तराखंड का तीसरा नोट्स आपका लिखवाना शुरू करूंगा, जिसमें भौगोलिक विभाजन, उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड में बेटा कृषि, उत्तराखंड के वनस्पतियां वन, वो सब उसमें होना है। उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर और उत्तराखंड की जनजातियां, वो सब उस वाले टॉपिक में होगा। और कंप्लीट उत्तराखंड, कहीं से भी ऐसा नहीं कि पूरा नहीं। तो घाड़ पद्धति बेटा किसने शुरू करी? विल्सन ने, जो हर्षिल में रहता था, जिसने स्थानीय महिला से वहां विवाह किया था, और हर्षिल में बेटा राजमा और सेब की खेती शुरू की थी, यही बना था, तो उसको बाद में देख लेंगे। चलो मैं आगे थोड़ा सा ओके बेटा। अब चलते हैं 1827 में, और एक सड़क बनाएगा बेटा ये उत्तराखंड में, तो उसको लिखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? अब चलिए बेटा नेक्स्ट ईयर 1827, क्योंकि ट्रेड इंपोर्टेंट है और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट है बेटा हमारे पास। डन है? तो इसने क्या किया था, देखो इधर देखो बेटा, यहाँ बना लेना है हरिद्वार, लिखना नहीं है, मुझे लिखने वालों की बड़ी नफरत है।
कि लिख लिख के एक एक लाइनें पूरी, मतलब आपको नहीं मैं बोला, मैं कैसे संस्थानों की बात करा रहा हूँ बेटा जो खाली लिखवाते हैं, ठीक है। जितना मजा फ्लो चार्ट से पढ़ते हुए आता उतना किसी से नहीं। तो हरिद्वार से हम गए और कहाँ तक बेटा, इस बद्रीनाथ का तो आप अच्छी तरह पोस्टमार्टम आपको करना आता है। तो यहाँ तक जो रोड बनाने वाला पहला बंदा था बेटा, ये कौन था, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1827 में हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था। इसी ने बना लो बेटा, सड़क बना लो। हरिद्वार से कहाँ तक गई, बद्रीनाथ। NH7 है अभी बेटा ये वाला, है ना, अपने हरबटपुर से और बद्रीनाथ तक जो जाता है, ये हरबटपुर से शुरू होता है, हिमाचल से होते हुए आ रहा है बेटा ये इधर, ठीक है। तो NH7 आज इसको कहते हैं। तब ये जो है जिसको आज आप NH07 कहते हैं बेटा, उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये। तब ये जो है पहली बार रोड बनाया था इसने हरिद्वार से बद्रीनाथ। कर लोगे ना, तो बना लोगे इसी में। सड़क का निर्माण तथा जीर्णोद्धार, जहां सड़क बनी थी वहां बेटा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, और कुछ जगह जो नहीं थी वो बनाई। तो कहीं जीर्णोद्धार लिखा होगा, कहीं निर्माण लिखा होगा, आप कतई परेशान मत होना उस बात से, ठीक है। अच्छा, जब इसने ये काम किया तो इस बात से अंग्रेज सरकार नाराज हो गई, बोले तू तो यार भारतीयों का हितैषी है कि नहीं। तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत नाराजगी दर्शाई थी अंग्रेज सरकार ने कि ना पैदल ही चलने दो यार इनको, ये गरीब लोग हैं, इनको ज्यादा ऊपर मत उठाओ, है ना। जो राजनीति का आजकल का फंडा है वही इनका भी फंडा था। चले बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया ना इतना, इतना ही बेटा, इसमें कुछ लिखवाने का है नहीं, समझ गए। अगला बात करते हैं 1828। 1828 में ये जो आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल थे बेटा, ये लिखना 1828 में जॉर्ज विलियम ट्रेल को BKTC और क्या नाम है ये सुनील ग्रोवर है बेटा, कपिल शर्मा का, बोलता नहीं शॉर्ट में कुछ भी, IPL बोले, IPL का मतलब क्या है, बोले इतने प्यारे लोग, ऐसा ये शब्द है बेटा BKTC है। B मतलब बद्री, K मतलब केदार, T मतलब टेम्पल, C मतलब कमेटी। बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बना था बेटा जॉर्ज विलियम ट्रेल, और ये समय कुछ किताबें 1828 लिखेगी, कुछ किताबें 1829 लिखेगी, लिख लेना बेटा इस बात, ठीक है। तो BKTC देकर डरना नहीं है, बद्री केदार टेम्पल कमेटी टी से बनता है ना, हिंदी में आप मंदिर समिति लिख सकते हैं। उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे 1828-29 में। ठीक है। अब कहते हैं बेटा कि इसके समय में जो व्यापारियों से संबंधित विवाद होते थे उनको ये जो है मेलों में जाकर सुलझाता था। सुन लेना पहले इसको अच्छे से, ये रटा नहीं मारना बेटा, आपको जो वहां दिया है BS नेगी में समझना है। व्यापारियों से संबंधित जितने भी विवाद थे, और यदि मैं उत्तराखंड के व्यापारी विवाद की बात करूं तो बेटे अच्छे से जरा देख लीजिएगा, उत्तराखंड के व्यापारी जो है ये 3 जिलों से, उत्तरकाशी से, चमोली से और पिथौरागढ़ से, तिब्बत से व्यापार करते थे। कहाँ से व्यापार करते थे? तिब्बत। और तिब्बत से जिन व्यापारियों से व्यापार करते थे उनको हुनिया बोला जाता था, और उत्तराखंड के जो व्यापारी व्यापार करते थे उनको कॉमनली आप भोटिया बोलते हैं। और भोटिया में भी सौका जाति का भोटिया था जो सबसे ज्यादा व्यापार करता था बेटा तिब्बत के साथ, है ना। गमगिया पद्धति, सुलझी मुलझी संस्कार, कुंडा खार पर था, धुआंधार पर था, बहुत बातें मैं भोटियाओं में करा दूंगा। अब इसने क्या किया कि इन लोगों के बीच यहाँ तो हुनिया था, तिब्बत के व्यापारी क्या कहलाते हैं? हुनिया। PCS का क्वेश्चन है लास्ट टाइम का, उत्तराखंड PCS का। और जो उत्तराखंड के हैं वो भोटिया है, जिनको अलग अलग कहते हैं बेटा सभी जगह पर, ओके हैं। जब इनके बीच व्यापार होता था, कुछ विवाद होता था, तो कहते हैं कि ये क्या करता था, जो उत्तराखंड में बड़े व्यापारिक मेले या कौथिक लगते थे, उत्तराखंड में बेटा मेलों को ही कौथिक कहा जाता है। ये भी प्रश्न ग्रुप सी ने पूछ रखा कि मेलों के लिए कौन सा शब्द उत्तराखंड में प्रयुक्त होता है, तो वो है कौथिक कहा जाता है। बोलो डन। और जब मान लो कि अल्मोड़ा में सोमनाथ मासी का मेला लगा हुआ है अल्मोड़ा में, और बहुत सारे व्यापारी आ रखे, या जौलजीबी का मेला लगा है पिथौरागढ़ में, तो ट्रेल यहीं पर जाकर इन व्यापारियों के विवादों को सुलझाया करता था। एक अद्भुत प्रणाली थी इसके पास, है ना। तो ये ट्रेल एक ऐसा कमिश्नर माना जाता है जो व्यापारियों के बीच के विवादों को, जब वो मेले होते थे व्यापार से संबंधित, तो उन्हीं मेलों में जाकर बेटा वो विवाद उनके निपटा दिया करता था। ये आपको ध्यान रखना है।
डन है कि नहीं है? तो 2839 के समय में ही ये लिखा हुआ मिलता है। तो आप कर ले चाहिए प्लान में लिखे इसको कि जैसा भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते। अब बेटा 2-3 फैक्ट रह गए तो मैं इसको निपटा ही देता हूँ, ठीक है? 2-3 फैक्ट रह गए बस। व्यापारियों के बीच के विवादों को बेटा स्थानीय मेलों में या व्यापारिक मेलों में जाकर सुलझाने वाला कमिश्नर था, बस इतना ही ध्यान रखना है। और फिर एक तरफ से 1816 से लेकर 1835 तक आपको बोलना आना चाहिए सारा के सारा। कल जब मैं सुबह आपसे पूछूंगा तो मुझे सब बच्चे को अपनी तरफ से पता होना चाहिए। सबसे पहले 16 दिमाग पे डालिए क्या क्या किया, 17 क्या क्या किया, 18 में शायद कुछ ऐसा था ही नहीं, 19 में क्या किया आपको पता है, 20 में क्या किया आपको पता है, 22 में क्या किया आपको पता है, 23 में भूमि बंदोबस्त आप जानते हैं, 24 तो ऐसे बेटा याद करना। और सब बच्चों से मैं सुनूंगा शुरू के 10 मिनट, ये ध्यान रखें। हम कहाँ पहुंच गए बेटा? 1828-29 के आसपास। बोलो क्लियर है? 1830 में बेटा इसी ने तो जब ये जो है बागेश्वर से पिथौरागढ़ जा रहा था तो किस दर्रे की पहली बार खोज करी थी? इसके नाम पर ही इस दर्रे को क्या बोला गया? और जब इधर देखना बेटा ये क्या करता था, जब ये जा रहा था कहाँ से? ये आपका बागेश्वर, सुन लेना पहले। और बागेश्वर से ये जा रहा था किस घाटी की ओर? पिथौरागढ़। तो जब ये बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जा रहा था तो जो वैली जा रही बेटा बागेश्वर से पिथौरागढ़ को, इससे जब ट्रेल गुजरा 1830 में, तो इस समय से ही इस दर्रे का नाम क्या रखा गया? तो बेटा जब भी पेपर में आएगा कि ट्रेल पास की खोज, ट्रेल दर्रे की खोज 1830 में किसने करी थी? कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने। जब बेटे वो बागेश्वर से कहाँ को जा रहा था? पिथौरागढ़। और इस समय इनके साथ स्थानीय निवासी एक रहते हैं जिनका नाम क्या था? निहाल सिंह था बेटा। किसके साथ जा रहे थे? स्थानीय निवासी निहाल सिंह के साथ ये इस दर्रे को पार कर रहे थे। तो कुछ नहीं है, निहाल सिंह याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं रहेगा चल जाएगा। लेकिन ट्रेल पास कब खोजा गया? 1830 में, जब वो अंग्रेज कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल बागेश्वर से कहाँ जा रहा था? पिथौरागढ़। तो जिस वैली से वो रास्ते से बागेश्वर को छोड़ के पिथौरागढ़ पहुंचा, उसी का नाम बेटा उसने क्या रखवा दिया? ट्रेल पास। सिंपल सी बात। तो डन है ना ये दर्रों में भी हमने कर रखा है। हो गया? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं। हो गया इतना? 1833 में इसने जो है क्या किया था, अगला लिखेंगे। तो कुमाऊं में या हल्द्वानी में एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी। देसी चिकित्सक की नियुक्ति, ठीक है? नियुक्ति मतलब राजवैद्य वैद्य टाइप का आदमी बेटा, दवा खाना टाइप का बना दिया 1833 में, ठीक है? कुमाऊं हल्द्वानी या आप अल्मोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर इन्होंने बेटा कुछ डिस्पेंसरियां बना दी, वहां पर कुछ डॉक्टर बिठा दिए, देसी चिकित्सक जिसको आप वैद्य बोलते हैं, है ना? हमारे घरों में भी होते हैं। गांव जाइए आप, शाम को किसी ने, शाम को बोल रहा हूँ, सांप ने किसी को काट दिया, मैं बोला सांप को काट दिया। सांप को तो नॉर्थ इंडिया वाले लोग काटते हैं, छौंका ले रहे हैं। आपको दावत नहीं खिलाते, चींटी सांप सब खाते हैं, गेंडा में बढ़िया सी सब्जी। जाएंगे चींटियों के पीछे तो इतने, सबसे टेस्टी सब्जी चींटी छोड़ते नहीं आप मैंने अपने आप देखा हुआ है। आर्मी में एक थे वहाँ के जो मेरे दोस्त थे, तो हमने देखा उनको कैसे भाग रहा था, पूरे चिपारी चींटी इतनी इकट्ठी करी उसने, 2 मिनट भी नहीं हुए थे तब। रेड वाली सबसे प्यारी। इधर देखो, तो यहाँ पर हो गया ट्रेल पास। उसके बाद 1833 में हल्द्वानी अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में बेटा देसी चिकित्सक की नियुक्ति हो गई। डन है? 1834 में हल्द्वानी शहर की स्थापना करेगा बेटा, यही बार बार आता है। तो इसी के अगले साल बस हो गया, एंड पे पहुंच गई बेटा। 1834 में एक ऐसा शहर जहाँ हल्दू के बहुत ज्यादा पेड़ मिलते थे। किसके पेड़ मिलते हैं सबसे ज्यादा? हल्दू के पेड़। और इसी वजह से स्थानीय लोगों ने इसको हल्दूवाणी बोला है बेटा। और इस हल्दूवाणी का जो किस नदी के किनारे है बेटा? गोला नदी के किनारे।
तो गोला नदी बना लेना आप सभी बच्चे। हमने तो बढ़िया पोस्टमार्टम करना है। कौन सा रिवर बहता है बेटा, किस रिवर बैंक पर है, तो गोला नदी के किनारे। और इस गोला नदी के किनारे ये जो शहर बसाया बेटा इसने, ये शहर है आपका हल्द्वानी। कुमाऊं का सबसे फेमस नगर है बेटा, यदि मैं बताना चाहता हूँ तो हल्द्वानी शहर की स्थापना करी इसने 1834 में। ठीक है, हल्द्वानी शहर का संस्थापक माना जाता है किसको, जॉर्ज विलियम ट्रेल को। हो गया, या बेटा पेपर में रहेगा आधुनिक हल्द्वानी का निर्माता भी किसको बोला जाता है, जॉर्ज विलियम ट्रेल को। आप लिख सकते हैं आधुनिक हल्द्वानी का निर्माता, हो जाएगा। हो गया। और इसी ने बेटा इस हल्द्वानी को 1835 में एक मंडी के रूप में विकसित किया। 1835 में हल्द्वानी को एक मंडी के रूप में बेटा विकसित करने का श्रेय भी किसको जाता है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। एक कमिश्नर हुआ है, 24 पढ़ने हैं सारे। जब सब कुछ आएगा तो एक प्रश्न आएगा पेपर में और उसको हमने क्वालिफाई करना है। समझिए क्या लेवल है ना। ऐसा होता तो मैं वही 100 प्रश्न कराता जो पेपर में आते। आप भी खुश और मैं भी खुश। अब इनमें से क्या आता है एग्जामिनर पे डिपेंड है। हमने तो तैयारी, इसके बेटा तैयारी में समय लगता है बच्चों, और वो आपको देना पड़ेगा। हल्द्वानी मंडी की स्थापना करी। ओके है बेटा इतना सभी का। और फाइनली 1 दिसंबर 1835 को ये रिटायर हो गया और आपके सांस में सांस आ गई। 1 दिसंबर 1835 को ये सेवानिवृत्त हो गया, जिसको अंग्रेजों के जो वंशज है वो रिटायर बोलते हैं। तो सेवानिवृत्त हुआ और चला गया यहाँ से। आप खुश रहिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मोजले स्मिथ को, जो कि टेम्परेरी आया था कुछ महीने। ठीक है, और फिर आ जाएंगे कर्नल जॉर्ज गोबान, मंद बुद्धि जिसको बोला गया है, जिसने अमीन का पद बनाया, जिसने उत्तराखंड से दास प्रथा को हटाया, जिसने गोवध को निषेध किया था उत्तराखंड में। डन है कि नहीं? जिसने महिलाओं और बच्चों के विक्रय पर भी पहली बार रोक लगाया था, वो कमिश्नर कल आएगा। उसके बाद लुसिंगटन भी कल ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना करिए। 2 मिनट आप रेस्ट करिए, पानी वानी पी लीजिए और उसके बाद चलते हैं। कौन सा हल्दू के जो